नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 500 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। वकीलों ने लिखा कि न्यायिक अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम वो लोग हैं जो कानून को कायम रखने के लिए काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमें अदालतों के लिए खड़ा होना होगा। अब साथ आने और आवाज उठाने का वक्त है। उनके खिलाफ बोलने का वक्त है जो छिपकर वार कर रहे हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अदालतें लोकतंत्र का स्तंभ बनी रहें। इन सोचे समझे हमलों का उन पर कोई असर न पड़े। करीब 600 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। पीएम मोदी ने भी वकीलों की चिट्ठी को रीट्वीट किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने कमिटेड जुडिशरी का आह्वान किया था। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीजीआई को वकीलों द्वारा लिखी गई चिट्ठी को रीट्वीट किया है और कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं पीएम मोदी के ट्वीट पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पसंदीदा वकील साल्वे ने चुनावी बॉन्ड की रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के विवरण को उजागर होने से रोकने की बहुत कोशिश की। टैक्स हेवन में उनके खातों का खुलासा पनामा और पेंडोरा पेपर से हुआ था। अब वो 600 गैर वर्णित वकीलों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जो सीजीआई को सख्त आदेशों से पीछे हटने के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कितने बॉन्ड दाता साल्वे के ग्राहक हैं? आश्चर्य की बात है कि मोदी इस पत्र के समर्थन में ट्वीट करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून में कोई भी बाधा दिखाने में विफल रहा जो गिरफ्तार सीएम को पद से संभालने से रोकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसी पर ट्वीट किया है और लिखा है, तानाशाह सुन लो कान खोलकर। अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि दिल्ली सरकार जेल से चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 15 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल वर्तमान में ईडी के दिल्ली कार्यालय की हवालात में हैं। केजरीवाल को इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। कोर्ट ने उस समय अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे उसने शाम 4 बजे सुनाया। आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में आते ही संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पर उन्हें कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल के इस तरह के संबोधन का व्यापक असर होने की संभावना है, क्योंकि सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा था। केजरीवाल ने कोर्ट रूम में सवाल किया, अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो पैसा कहाँ है? केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी को फर्जी मामला बनाने का काम सौंपा गया था ताकि बीजेपी को जबरन वसूली रैकेट चलाने की अनुमति मिल सके। दरअसल ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने कोर्ट से पूछा, मुझे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसी भी अदालत ने मुझे दोषी साबित नहीं किया। सीबीआई ने 31,000 पेज की चार्जशीट दायर की और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए हैं। भले ही आप उन्हें एक साथ पढ़ें, सवाल बना हुआ है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? आप नेता ने यह भी कहा कि उनका नाम उन हजारों पन्नों में केवल 4 बार आया है। उन पर 4 में से एक सी अरविंद था, ना कि अरविंद केजरीवाल। अदालत से निकलते हुए जब केजरीवाल से पूछा गया कि एलजी साहब कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इस पर केजरीवाल ने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान अदालत पहुंची उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी और इसके जवाब में भारत द्वारा एक अमेरिकी राजनयिक को तलब करने के बाद अमेरिका ने फिर से इस पर टिप्पणी की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने बुधवार को एक बार फिर निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अपना आह्वान दोहराया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए बैंक खातों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आने वाले समय में प्रभावी ढंग से चुनाव प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव पिछले 20 मार्च को कांग्रेस में इस उम्मीद से शामिल हो गए थे कि उन्हें कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन राजद ने इस सीट पर बीमा भारती को उतारकर कांग्रेस और पप्पू यादव की परेशानी को बढ़ा दिया है। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हाल में वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और कांग्रेस के सांसद रहे गोविंदा गुरुवार को शिवसेना में शामिल हो गए। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मिलिंद देवड़ा की मौजूदगी में मुंबई पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सीएम शिंदे ने उन्हें अपनी पार्टी का झंडा भेंट किया और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। झारखंड में बीजेपी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के अनुसार राज्य में 13 लोकसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि गिरिडीह की सीट आजसू को दी गई है। रांची के 5 बार के सांसद और एक जमाने में झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता रहे राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए। बड़ी बात यह रही कि राम टहल चौधरी को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की मौजूदगी में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल कराया गया। देश में चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना पिछले कुछ वर्षों में आम हो गया है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस के पूर्व नेताओं को टिकट दिया है। इनमें भी नवीन जिंदल और रणजीत सिंह चौटाला टिकट मिलने से कुछ देर पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं हरियाणा बीजेपी के एक नेता ने कहा कि पार्टी में आने के कुछ मिनटों में ही किसी दूसरे दल के व्यक्ति को टिकट देने से पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो नकारात्मक असर पड़ता ही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद सांसद वरुण गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर वरुण ने एक चिट्ठी जारी कर लोगों को भावुक संदेश दिया है। वरुण ने चिट्ठी में लिखा है, आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। सांसद ने लिखा कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे खुले रहेंगे। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने कल यानी बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस सूची के सार्वजनिक होने के बाद से महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी में असहजता नजर आ रही है। गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर शिवसेना यूबीटी की 3 सीटों को लेकर नाराजगी जताई है। पार्टी ने शिवसेना से इन तीनों सीटों के उम्मीदवारों को बदलने की भी अपील की है। पार्टी का कहना है कि इन 3 सीटों के उम्मीदवारों को लेकर उनके बीच बातचीत चल रही थी। ये 3 सीटें हैं सांगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिलीप घोष का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो ममता बनर्जी के पिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता तय करें कि वो किसकी बेटी हैं। विदेशी मुद्रा मामले में टीएमसी नेता महुआ आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। जांच एजेंसी ने उनके विदेशी मुद्रा मामले में समन भेजा था। वो ईडी के सामने हाजिर न होकर अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। पूर्व सांसद ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने फैसले के बारे में बता दिया है और लोकसभा चुनाव पूरा होने तक उन्हें न बुलाने को कहा है। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। अशोका यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ नफरती टिप्पणी अस्वीकार्य है। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में लिखा, ऐसे कदम जो कैंपस के माहौल को किसी भी शख्स या समूह के लिए असहज, डरावना और असुरक्षित बनाते हैं, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन है। विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा जिससे कैंपस में शांति और सद्भाव भंग ना हो। विश्वविद्यालय सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक कदम उठाएगा जिससे कैंपस में शांति और सद्भाव भंग ना हो। असल में अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर वायरल है। इस वीडियो में छात्र जातिवादी नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इजराइल फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष में जो भी हुआ, सही या गलत हो, तथ्य यही है कि फलस्तीनियों को उनके हक और मातृभूमि से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक आतंकवादी हमला था। दूसरी ओर निर्दोष नागरिकों की मौत को भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जवाबी कार्रवाई करने को आप सही ठहरा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई का ये तरीका नहीं हो सकता।
जवाबी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ही की जानी चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।